सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के भाग 2 के संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा कि किस तरह से भारत में पंचायत राज व्यवस्था का, स्थानीय शासन का, या हम कह सकते ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे पुराना स्वरूप हमें बीकानेर की ग्राम पंचायत में दिखाई देता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यहाँ पर बीकानेर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 के माध्यम से इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को स्थापित करने वाला बीकानेर रियासत राजस्थान का पहला राज्य था। आज़ादी के पश्चात राजस्थान में जो अधिनियम लागू हुआ वह अधिनियम था राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत में राजस्थान में कौन सा अधिनियम लागू किया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 को लागू किया गया। उसके बाद में 1959 में राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 को लागू किया गया। तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर तीनों स्तरों पर पंचायत राज व्यवस्था को स्थापित किया गया और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया। तो साथियों, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि राजस्थान पंचायत जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। जैसा पूर्व लेक्चर में मैंने बताया, पंडित नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर, बिल्कुल आपको याद होगा, 2 अक्टूबर 1959 की तारीख को राजस्थान के नागौर जिले के, कौन से जिले के? राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव में उसका उद्घाटन किया गया। नागौर जिले के बगदरी गांव में इसका उद्घाटन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। और इसके बाद 11 अक्टूबर को इसे आंध्र प्रदेश के सैदनगर में शुरू किया गया। तो भारत के प्रथम 2 राज्य, पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जहां पंचायत राज व्यवस्था को शुरू किया गया। साथियों, पंचायत राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए न केवल भारत सरकार ने अपितु राजस्थान सरकार ने भी अपने स्तर पर कमेटियां बनाई। इन कमेटियों की यदि बात करें तो सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण कमेटियां पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से पहले बनाई गई। तो राजस्थान की या राज्य स्तर की आप कमेटियां कह सकते हो कि राज्य स्तरीय समितियों का निर्माण किया गया। और राज्य स्तरीय समितियों में नंबर 1 पर सादिक अली समिति थी। इस समिति का गठन साथियों 1964 में किया गया और राजस्थान सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राज्य स्तर की समितियां हैं, भारतीय स्तर की समितियां नहीं है। दूसरी समिति का गठन जिसके अध्यक्ष गिरधारी लाल को बनाया गया। गिरधारी लाल की अध्यक्षता में 1973 में राजस्थान सरकार ने इस समिति का गठन किया। गिरधारी लाल समिति के नाम से इसको जाना जाता है और वर्ष था 1973। 1973 में समिति का गठन किया गया। तीसरी और महत्वपूर्ण कमेटी साथियों हरलाल सिंह खर्रा के नेतृत्व में, हरलाल सिंह खर्रा के नेतृत्व में गठित किया गया और इस कमेटी ने भी का गठन 1990 में किया गया। तो 3 समितियां 43वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होने से पहले गठित की गई और एक समिति जिसे कटारिया समिति के नाम से जाना जाता है उसका गठन राजस्थान सरकार ने 2009 में किया था। तो ये 4 महत्वपूर्ण समितियां राजस्थान राज्य स्तर की रही हैं, भारतीय स्तर की समितियां नहीं हैं। तो पहली समिति सादिक अली समिति थी, दूसरी समिति गिरधारी लाल समिति थी, तीसरी हरलाल सिंह खर्रा समिति और चौथी कटारिया समिति। इन समितियों ने, तो 3 समितियों ने इस अधिनियम के लागू होने से पहले अनुशंसा की और बाकी समितियों ने इसके बाद में अनुशंसा की है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राज्य स्तर की समितियां कौन कौन सी थी जिनका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। साथियों, इस 1959 की वर्दी से हम बात करें कि 1959 जब पंचायत राज व्यवस्था शुरू हो गई, 1959 से लेकर 1995 तक जो चुनाव हुए वो पंचायत राज विभाग के द्वारा चुनाव कराए जाते थे, लेकिन ऐसे चुनाव असामयिक थे, सामयिक और निश्चित अवधि वाले चुनाव नहीं थे।
जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हो गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा उस अधिनियम का मूल प्रावधान था कि 1 वर्ष की अवधि के भीतर सभी राज्यों को अपने स्तर पर, तो कितने वर्ष का समय दिया गया, साथ ही ये प्रश्न भी पूछा गया, 1 वर्ष का समय दिया गया राज्य की सरकारों को अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया कि वो पंचायत राज को लागू करें। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 23 अप्रैल, साथियों 24 अप्रैल 1994 को 12 महीने हो जाते, उससे एक दिन पहले जो 23 अप्रैल 1994 की तारीख को राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया और राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जे को लागू शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद 1995 से राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव अब राजस्थान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, उस राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन दोनों के चुनाव कराए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचायतों के चुनाव कौन कराता है, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग, जिसे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग का एक सदस्य आयोग है और इस एक सदस्य आयोग का जो मुखिया है उसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो मैंने पहले बता दिया, और इसे उसी तरह से हटाया जाता है जिस तरह से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उसे हटाने के दो तरीके हैं, या तो कदाचार के आधार पर उसे संसद हटाती हो, या उसे ऐसा व्यवहार जिसको असक्षमता, कदाचार दुर्व्यवहार और दूसरा असक्षमता, कार्य करने में सक्षम नहीं हो, दो आधारों पर उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की संरचना क्या है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, तीन स्तर की संरचना है। सबसे नीचे के स्तर पर इसे ग्राम स्तर के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो पंचायत राज व्यवस्था है उसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, नंबर 1 पर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं और ग्राम पंचायत की जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ग्राम पंचायत शासन की सबसे आधारभूत इकाई है या धुरी है, जिस पर पंचायती राज व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो व्यवस्था है पंचायत राज व्यवस्था, वो टिकी हुई है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ये पंचायत संस्था है त्रिस्तरीय, थ्री टायर सिस्टम में सबसे नीचे की और आधारभूत इकाई होती है। साथियों, ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात सबसे पहले करेंगे। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। हम ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के नहीं। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को वार्ड पंच कहते हैं। साथियों, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका चुनाव प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान के द्वारा उस वार्ड के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो इसका मतलब वार्ड के जो भी मतदाता हैं उन मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान से वार्ड पंच का चुनाव किया जाता है। वार्ड पंच के साथ ही जो दूसरा चुनाव है वो सरपंच का चुनाव होता है। इसे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कहा जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मैं लिख देता हूँ, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का सदस्य वार्ड पंच होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जो वार्ड पंच होते हैं वो सभी वार्ड पंच बहुमत से इसका निर्वाचन करते। वार्ड पंचों के द्वारा जब सरपंच नहीं हो, ऐसी स्थिति में सरपंच के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक वार्ड पंच को उप सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जाता है। तो उप सरपंच कौन होता है? उप सरपंच एक वार्ड पंच होता है। ऐसी स्थिति में बहुमत के माध्यम से यानी वार्ड पंच अपने में से एक वार्ड पंच को उप सरपंच के रूप में निर्वाचित करते हैं। वह वार्ड पंच भी रहता है
और जब सरपंच अनुपस्थित हो तो सरपंच के कार्यों का दायित्व करने वाला उप सरपंच भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सदस्य वार्ड पंच होते हैं, अध्यक्ष सरपंच होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक वार्ड पंच को उप सरपंच बनाया जाता है। साथियों, इन तीनों के द्वारा पहला जिसे पंचायत का सदस्य कहते हैं वो वार्ड पंच होता है। ग्राम पंचायत की बात हम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य वार्ड पंच कहलाता है। दूसरा वार्ड पंच जिसे उप सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जाता है और तीसरा ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है और जिसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। तो तीनों व्यक्ति यानी कि वार्ड पंच यानी कि उप सरपंच तीनों के द्वारा त्याग पत्र किसी दिया जाता है। ये प्रश्न भी बार बार आता है। तो तीनों के द्वारा जो त्याग पत्र है वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दिया जाता है, जिसको आप लिख सकते हो कि वार्ड पंच और उप सरपंच और जो पंच है जो सरपंच है वह खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं और खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी होता है। इसके बाद अगर हम साथियों बात करें तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है वह ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति के द्वारा ही बनाया जाता है। पंचायत समिति जिन राज्यों में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां पर मध्यवर्ती स्तर को खंड स्तर पर पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। तो पंचायत समिति के द्वारा ही पूरे जो आर्थिक और नियंत्रण है उसको स्थापित किया जाता है। इसके अलावा साथियों, जो एक पंचायत समिति में जितनी भी ग्राम पंचायत आते हैं उन सभी ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष जिनको सरपंच कहा जाता है वे सभी सरपंच पंचायत समिति के यानी कि जो कि ग्राम पंचायतों का समूह है तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो वहाँ पर सरपंचों को दिया है। तो क्या ग्राम पंचायत में भी कोई पदेन सदस्य होता है? नहीं, ग्राम पंचायत में पदेन सदस्यों का प्रावधान नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन सदस्यों का कोई भी प्रावधान संविधान में या संविधान संशोधन में सदस्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। इसका मतलब इन सदस्यों का प्रावधान केवल पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर है। ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, ऐसे पदेन सदस्य ग्राम सभा में जरूर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना, जिसके बारे में हम आगे परिचर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था में जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सरकारी कार्मिक होता है, जो एक तरह से हम ये कहें कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली है और जो वित्तीय कार्य प्रणाली है उसका संचालन करने वाला जो पदाधिकारी होता है जिसे पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है, वह पंचायत सचिव जिसे आजकल राजस्थान सरकार के द्वारा नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो यह ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत राज व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। सरकारी कर्मचारी के रूप में यह सबसे बड़ा पदाधिकारी, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पंचायत समिति स्तर की। तो पंचायत जो मध्यवर्ती स्तर है उसे पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अपने अलग नाम है, हम राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं तो इसे पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को आप पंचायत समिति सदस्य के नाम से अथवा सामान्य रूप से पार्षद के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उस पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान के नाम से जाना जाता है। प्रधान की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए उप प्रधान की व्यवस्था की गई है कि प्रधान नहीं हो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत समिति की अध्यक्षता उप प्रधान के द्वारा की जाएगी। तो साथियों, जैसे वार्ड पंच होते हैं ऐसे ये सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का निर्वाचन अपनी अपनी उस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है जो कि निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं तो निर्वाचन क्षेत्र सामान्य रूप से कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, अगर संविधान की बात करें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की हम बात करें तो इसके अनुसार सामान्य रूप से जो 3000 की जनसंख्या है
उस 3000 की जनसंख्या पर ग्रामीण स्तर पर हम बात करेंगे। ग्रामीण स्तर पर सामान्यतः 9 वार्ड की बात कही गई है कि 9 वार्ड होंगे। और यदि इसके बाद जनसंख्या आगे बढ़ती है तो प्रति हजार पर, जब तक कि परिसमन आयोग के द्वारा नई ग्राम पंचायत का सर्जन नहीं कर दिया जाए, प्रति हजार पर 2 वार्ड में वृद्धि कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि ये हमेशा विषम संख्या में रहेगा, ताकि जो निर्णय है वो बहुमत पर किया जाए। और ये पार्टी लाइन से बियॉन्ड है, विषम संख्या में ही रखा गया है कि विषम संख्या के आधार पर, जैसे 5 और 4 9 हो गए, ऐसे ही इसके बाद अगर जनसंख्या 4000 है तो 11 वार्ड हो गई, 5000 है तो 13 वार्ड हो गए, 6000 हो गए तो 15 वार्ड हो गए, 7000 हो गए तो 17 वार्ड हो गए, 8000 है तो 19 वार्ड हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 18 20 25 हजार की एक ग्राम पंचायत हो और 3000 की जनसंख्या की ग्राम पंचायत हो सकती है। इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया, केवल जनसंख्या के आधार पर इन वार्डों को समान अनुपात में रखा जाएगा, वार्ड के हिसाब से इसको तय किया गया। तो यहाँ पर पंचायत समिति में भी यही प्रावधान किया गया। पंचायत समिति में प्रावधान है कि सामान्य रूप से 1 लाख की जनसंख्या तक, कितनी जनसंख्या, 1 लाख की जनसंख्या है वहां तक 15 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र, जिनको आप वार्ड्स कह सकते हो सामान्य रूप में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। और इसके बाद प्रत्येक 15,000 पर, यानी कि 1 लाख से अगर 1 लाख और 20,000 जनसंख्या है तो 20,000 पर नहीं होगा, या तो 1,30,000 हो या 1,15,000, तो प्रत्येक 15,000 की जनसंख्या पर क्या किया जाएगा, 2 वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि कर दी जाएगी, 2 वार्ड्स बढ़ा दिए जाएंगी। तो 1 लाख और 15,000 की जनसंख्या है तो 17 वार्ड होंगे। 1 लाख और 29,000 की जनसंख्या है तो भी 17 वार्ड ही होंगे। लेकिन 1 लाख और 30,000 की जनसंख्या है तो वहां पर 19 वार्ड हो जाएंगे, ये भी विषम संख्या में रहेंगे। तो प्रत्येक वार्ड में से निर्वाचन क्षेत्र में सदस्यों के द्वारा सेम उसी तरीके से प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान होगा और गुप्त मतदान होगा, इसके माध्यम से पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से, ये ध्यान रखना, यहाँ पार्टी लाइन शुरू हो जाती है। ग्रामीण स्तर पर बिना राजनीतिक दलों के चुनाव होते हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर राजनीतिक दलों की एंट्री हो जाती है। सदस्य अपने में से, ये आप ध्यान रखोगे, सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को प्रधान के रूप में और एक व्यक्ति को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। तो प्रधान भी पंचायत समिति का सदस्य ही होता है और प्रधान भी पंचायत समिति का सदस्य होता है। इनका चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से करते हैं। अब यहाँ तीनों की अगर हम इस्तीफे की बात करें तो पंचायत समिति के सदस्य और पंचायत समिति का जो उप प्रधान है, कौन है, उप प्रधान जिसको कहा जाता है, वह उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के प्रधान को देते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। और प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देता है, प्रधान अपना त्यागपत्र उस जिले की जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद का जो मुख्य जिला प्रमुख, उसको अपना त्यागपत्र देता है। साथियों, जिस तरह से ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति बनाती है, ऐसे ही पंचायत समिति का बजट जिला परिषद के द्वारा बनाया जाता है और पारित किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष पंचायत समिति में अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं, उसी तरह से पदेन सदस्यों में नंबर 1 पर तो पदेन सदस्य कौन होते हैं, उस पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाले जितने भी सरपंच हैं, तो वो सरपंच पंचायत समिति में पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा पदेन सदस्य कौन होंगे, विधानसभा का जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों को भी, जहाँ जिस जिस पंचायत समिति क्षेत्र में एक निर्वाचक मतदाता के रूप में उसका नाम है, उस पंचायत समिति में, उन पंचायत समितियों में वह पदेन सदस्य हो सकता है और पदेन सदस्य को मतदान करने का भी अधिकार है। वह बराबर मतदान होने की स्थिति में उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा पदाधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है, उसी तरह से पंचायत समिति में सबसे बड़ा जो सरकारी कार्मिक है, पदाधिकारी होता है, या जो प्रशासनिक वित्तीय व्यवस्था का संचालन करता है, उसे खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। वह इस व्यवस्था का संचालन करता है। और इस तरह से यह मध्यवर्ती स्तर पर हम राजस्थान में जो पंचायत समिति व्यवस्था है, ग्राम पंचायत व्यवस्था है या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, उसका जिक्र किया गया। अब तीसरे और
जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे बड़ा या सुप्रीम जो इकाई है, जिसको हम सर्वोच्च ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई कह सकते हैं, वो है जिला परिषद। और इस जिला परिषद के संदर्भ में भी सेम वैसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। नंबर 1 पर जिला परिषद में जिला परिषद के सदस्य होते हैं, जिन्हें आप सामान्य रूप से पार्षद कह सकते हैं, जिला परिषद सदस्य कह सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसे जिला परिषद के जो सदस्य हैं अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। तो निर्वाचित क्षेत्र सेम वही बात आ गई। सामान्य रूप से 4 लाख की जनसंख्या जिले की, जो जिन जिन क्षेत्रों को ग्रामीण स्तर में घोषित किया गया, तो ऐसा देखो एक जिला है, जिले में 50 लाख जनसंख्या हो सकती है, 5 करोड़ हो सकती है। मान लो जयपुर जिला है, उसमें काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। ऐसी बड़ी जनसंख्या में 4 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इसका मतलब जिन क्षेत्रों को, जिन जमीनी क्षेत्रों को ग्रामीण घोषित किया जाए उन्हीं, जैसे मैंने 243 में लिखा गया डेफिनेशंस, तो कौन से क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में होंगे, कौन से क्षेत्र जयपुर शहर में होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो क्षेत्र ग्रामीण नहीं हो सकते जिन क्षेत्रों को राज्यपाल ने अधिसूचना में शहरी क्षेत्र घोषित किया है, नगर पंचायत का क्षेत्र घोषित कर दिया, नगर परिषद का क्षेत्र घोषित कर दिया और नगर निगम का क्षेत्र घोषित कर दिया। उन क्षेत्रों को छोड़कर जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, जिनको ग्राम पंचायत के रूप में घोषित किया गया है, पंचायत समिति क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया और जिला परिषद क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो जिला परिषद का मुख्यालय सामान्यतः जिले में होता है और 4 लाख की जनसंख्या पर जिले की जो ग्रामीण पार्षदों के या ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों की 17 वार्ड्स होंगे या आप कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र होंगे। उसके आगे प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने पर, प्रत्येक 1 लाख की वृद्धि होने पर 2 वार्ड्स भी बढ़ा दिए जाएंगी। तो मान लीजिए किसी जिले की जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 5 लाख है तो 19 वार्ड हो जाएंगे, 6 लाख है तो 21 वार्ड हो जाएंगे, 7 लाख है तो 23 वार्ड हो जाएंगे। प्रत्येक लाख पर 2 वार्ड बढ़ाए जाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ाए जाएंगे। जो जिला परिषद की निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से 2 सदस्यों का और चुनाव किया जाता है, जिसे एक सदस्य को जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है और दूसरे सदस्य को उप जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों सदस्य बहुमत के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनका जो चुनाव है वह उप सरपंच की तरह अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है और ये दलीय बहुमत के आधार पर निर्वाचन होता है। अब यदि हम इनके त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र के कौन किसको देगा, तो नंबर 1 पर जिला परिषद के सदस्य और दूसरा जिला परिषद का जो उप जिला प्रमुख है। ये उप जिला प्रमुख और सदस्य अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को प्रदान कर सकते हैं। परंतु जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वयं सरकारी कार्मिक को देगा, यानी कि वह संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देगा। राजस्थान जिले की हम बात, राजस्थान सरकार की या राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो जो जिला परिषद के सदस्य हैं और उप जिला प्रमुख है वो जिला प्रमुख को त्यागपत्र दे सकते हैं और जो जिला प्रमुख है वो अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को प्रदान करता है। जिस तरह से बजट ग्राम पंचायत का पंचायत समिति बनाती है, पंचायत समिति का जिला परिषद बनाती है, जिला परिषद का जो बजट है वह बजट राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है और पारित किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत पर ग्राम विकास अधिकारी होता है, पंचायत समिति स्तर पर खंड विकास अधिकारी होता है, ऐसे ही जिला स्तर पर सबसे बड़े सरकारी कार्मिक को, जो कि प्रशासनिक और वित्तीय कार्य प्रणाली का केंद्र होता है, उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जाना जाता है। जो सामान्यतः वरिष्ठ आरएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी होता है, जिससे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अंग्रेजी में इसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों राजस्थान में वर्तमान में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है, उसकी संरचना है और वह कार्य कर रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा अपने स्तर पर राज्य विधानमंडल को ही पावर दी गई है कि वह कौन से नियम बनाता है, नहीं बनाता है। तो मूल नियम तो जो संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़े गए वो हैं। इसके अलावा अन्य राज्य की विधायिका अपने अपने राज्यों में इसमें आंशिक
नियम लागू कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये था राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान संरचना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।